बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त बातें बतानी है, यूनिक किस्म की बातें होंगी। इंशाल्लाह ये लेक्चर सुनने के बाद ही आप खुद फैसला करेंगे कि वाकई सर शाहिद बलोच ने जो बातें बताई हैं ये बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त बातें हैं। आए ज़रा सुनिएगा, बातें सुनने के बाद आपको खुद ही फैसला करना है। मैंने ये एक क्वेश्चन लिखा है कम्बिनेशन का, साथ ही एक एग्जाम्पल लिखी है कम्बिनेशन के प्रॉब्लम से रिलेटेड ही ये एग्जाम्पल है। पहले ये क्वेश्चन सुन लें, फिर एग्जाम्पल सुन लें, फिर मैं इस टेबल पर आता हूं। ये जो मैंने कंपैरिजन लिखा है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 11 प्लेयर्स be chosen out of 16 players if दो बातें आगे there is no restriction, कोई restriction नहीं, just 11 प्लेयर चूज करने हैं 16 में से। और सेकंड ये है कि a particular player always be chosen, एक खास बंदा है जो हर हाल में सेलेक्ट करना ही करना है, हर टीम में उसको रखना ही रखना है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले आगे एक एग्जाम्पल पर डिस्कशन करूंगा, फिर इस टेबल पर डिस्कशन करूंगा, फिर वापस इस क्वेश्चन को और एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ मेरा मकसद है कि आपको मैं एक जबरदस्त उम्दा कंसेप्ट देना चाहता हूं इंशाल्लाह। एग्जाम्पल है आपकी बुक का पेज 182। एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि 10 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर HEC स्कॉलरशिप। कोई स्टूडेंट्स हैं, उनकी तादाद 10 है और वो हायर स्टडीज के लिए HEC में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 6 बी चूजन। इन 10 में से उन्होंने 6 लोगों को चूज करना है, 6 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो कितने वेज होंगे, कितने तरीके होंगे कि 10 में से 6 बंदों को सिलेक्ट किया जाए। बच्चों, जब भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट के साथ सवाल आ जाए, स्टेटमेंट वाला सवाल आ जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सवाल NPR का है या NCR का है? NPR का है या NCR का, कैसे पता चलेगा? जी, मैं आपको बच्चों जो फर्क बताने लगा हूं ना, इंशाल्लाह आपको सुनकर पता चलेगा कि ये बातें तो इतनी जबरदस्त बातें हैं जो सर बलोच ने बता दी। अक्सर जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के, आपकी एक्सरसाइज 6.2 में जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं ये देखें, ये बेटा प्लीज देखें। बुक का पेज बनता है 180 पेज है बुक का। फिर आपकी इसी बुक के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस हैं, बुक का पेज है 184। ये वाले बेटा जो स्टेटमेंट के सवाल हैं ये देखें। तो स्टेटमेंट वाला सवाल देखकर, स्टेटमेंट वाला सवाल रीड करके पेपर वाले दिन आपको कैसे क्लिक होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इस सवाल को मैं इस फार्मूले से करूं या इस, जैसे यहीं पे ही देख लें कैसे क्लिक हो रहा है कि इस पे मैं NCR का फार्मूला लगाऊं या NPR का, यानी मैं 10P6 के साथ सॉल्व करूं या 10C6 के साथ सॉल्व करूं। जी, मैं इंशाल्लाह बताने लगा। बच्चों, पहली बात तो यह है कि मैंने जब परमुटेशन का आपको लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने ये लफ्ज लिखा था कि परमुटेशन में ऑर्डर जरूर मैटर करेगा, ऑर्डर डज मैटर, बट कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर इज इममटेरियल। इसमें इममटेरियल होगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बट इसमें जरूर मैटर करेगा। वजह, मकसद क्या, मतलब क्या इस बात का, आए अब यहां पे मैं बताने लगा हूं। फर्ज कर लो मेरे पास 3 लेटर्स हैं ABC और इनसे मैं बनाऊं वर्ड्स।
तो याद रखो बच्चों, लेटर्स के साथ जब हम वर्ड्स बनाते हैं तो लेटर को आगे पीछे बदलने से वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी बदल जाती है, वर्ड का मीनिंग भी बदल जाता है। मिसाल के तौर पर ये इनसे बनने वाला एक लेटर मैंने लिखा कैब, कैब। अब जस्ट मैं ए और बी को अगर चेंज करूं, ऑर्डर इनका चेंज करूं, तो लफ्ज बन गया कब्बा। कैब और कब्बा दोनों लफ्ज अलग, दोनों का मतलब अलग, मीनिंग बदल गया, ऑर्डर मैटर कर रहे हैं। लेकिन आए, ऑर्डर कहां मैटर नहीं करेगा। मैं 3 लेटर्स ले रहा हूं ए बी सी, और मैं कहता हूं हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज 3 लेटर्स। देयर विल बी अ सिंगल ट्राइंगल which can be made from these 3 letters। एक ट्राइंगल बनेगी। सर वो कैसे? देखो बच्चों, मैंने ट्राइंगल लिखी एबीसी, और मैं किसी भी स्टूडेंट को बुला के कहता हूं आए स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल को जरा रीड करें। वो आके कहेगा सर ट्राइंगल एबीसी, मैंने उसको बाहर भेज दिया। एक और बच्चे को मैंने बुलाया, किसी दूसरे बच्चे को, और मैंने उसको बुलाकर कहा बेटा इस ट्राइंगल को रीड करो। वो कहेगा सर ट्राइंगल एबीसी। यानी वर्टिसेस के साथ जहां मर्जी ए लिख दें, जहां मर्जी बी लिख दें, जहां मर्जी सी लिख दें, वर्टिसेस के साथ ट्राइंगल के मकसद पे, मीनिंग पे असर या फर्क नहीं पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल है, इसमें जहां मर्जी आप ए बी सी डी लिख दें, क्वाड्रिलेटरल में मीनिंग, उसका मकसद नहीं बदलेगा, मीनिंग वही रहेगा। तो जो भी सवाल इस तरह के आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे वो जरूर कॉम्बिनेशन के होंगे, ज्योमेट्री से रिलेटेड। लेकिन वो सवाल जो वर्ड्स या लेटर से रिलेटेड होंगे, वर्ड्स या लेटर, लेटर्स होते हैं ए बी सी डी और उनसे वर्ड्स बनते हैं, अल्फाज बनते हैं। तो लेटर या वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो बच्चों परमुटेशन के होंगे, वो कॉम्बिनेशन के नहीं होंगे। और ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा, ज्योमेट्री से रिलेटेड, मैं आने लगा हूं ज्योमेट्री से रिलेटेड। एक तो अभी मैंने ये ट्राइंगल बताया, और भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो आए अब मैं मजीद डिटेल में जाता हूं कि किस तरह के सवाल परमुटेशन के होंगे और किस तरह के सवाल कॉम्बिनेशन के होंगे। तो बच्चों ऐसे तमाम सवाल जो रिलेटेड होंगे डिजिट्स के साथ या नंबर्स के साथ। डिजिट्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, डिजिट्स के साथ नंबर्स बनाने होंगे। अब नंबर्स क्या? नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स। लेट ये एक नंबर है 2 3 23, दिस इज द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स। 3 डिजिट्स पर कंसिस्ट कोई नंबर बन कर रहा हो, 4 7 3, दिस इज अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिजिट्स। तो डिजिट्स एंड नंबर से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो वो एनपीआर का होगा, वो एनसीआर का नहीं होगा। वजह, ऑर्डर मैटर कर रहे हैं। डिजिट को बदलें, डिजिट को बदलें तो नंबर का वेटेज बदल जाएगी, नंबर का की वैल्यू बदल रही है, वेटेज बदल रही है। 7 3 को 3 7 किया, इसकी स्ट्रेंथ बदल गई। लेटर्स को बदलें तो उसका मीनिंग या प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगी, और डिजिट्स को बदलें, और डिजिट्स को बदलें तो उनकी स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू बदल रही है, वैल्यू, उसका मकसद बदल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी अपनी वैल्यू, उसकी वेटेज बदल रही। तो डिजिट्स के सवाल या नंबर्स के सवाल जो भी होंगे, डिजिट्स या नंबर्स के सवाल, वो बेटा एनपीआर के होंगे, वो एनसीआर के नहीं होंगे, ऑर्डर मैटर कर। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद लेटर्स एंड वर्ड्स, लेटर्स हैं ए बी सी डी वगैरह, और इनसे वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं, किस तरह के वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो वो सवाल जो है वो बेटा कॉम्बिनेशन का नहीं होगा, वो
परमुटेशन का होगा, वो सवाल भी परमुटेशन का होगा, कॉम्बिनेशन का नहीं। ऑर्डर मैटर कर रहे, ऑर्डर मैटर कर रहे। प्रॉब्लम्स ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, जैसे आपको सवाल आ सकता है कि 4 कलर्स के फ्लैग्स हैं तो उनसे कितने सिग्नल्स दिए जा सकते हैं। तो कलर्स को चेंज करें ना तो तरतीब बदल रही है, अरेंजमेंट बदल रही है। ज्यादातर जो सवाल होंगे परमुटेशन के वो बेटा अरेंजमेंट के सवाल होंगे। ये मैंने एंड पे आना है, इस लफ्ज पर भी बहस करनी है। अरेंजमेंट और सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन के जो सवाल हैं वो सिर्फ सिलेक्शन के, जस्ट सिलेक्शन। लेकिन परमुटेशन के सवाल सेलेक्ट करके फिर अरेंजमेंट भी बनाना। मैंने अपना परमुटेशन का जो मेरा बेसिक लेक्चर है ना परमुटेशन का, वो सुनिएगा, आपको वहां पे परमुटेशन में ये बात मिलेगी। और मेरा जो बेसिक लेक्चर कॉम्बिनेशन का है वो भी सुनिएगा, उसको कॉम्बिनेशन के अंदर आपको ये बात मिलेगी। लेकिन आज मैं दोनों को इकट्ठा इनका कंपैरिजन करा रहा हूं। तो मैं अरेंजमेंट का लफ्ज परमुटेशन के लिए और सिलेक्शन का लफ्ज कॉम्बिनेशन के लिए यूज कर। तो थिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी डिफरेंट कलर्स के कोई भी वो चीजें बता दे सकता है और कहता है कि इससे कितने वेज बन रहे हैं, कितने तरीके बन रहे हैं, तो वो फिर सवाल एनपीआर का होगा जी। अब ये देखें, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स या डिफरेंट नेम्स, यानी आपको कहेगा 3 उर्दू की बुक्स हैं, 5 मैथ की बुक्स हैं और 4 जो हैं वो इंग्लिश की बुक्स हैं, तो इनको शेल्फ में अरेंज करना है तो कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं। साथ कोई और भी कंडीशन हो सकती है, बट इस तरह का कोई भी सवाल होएगा तो वो एनपीआर का होगा, वो एनसीआर का नहीं होगा। वो इसलिए बच्चों के बुक्स को आप आगे पीछे बदलेंगे तो तरतीब बदल रही है, अरेंजमेंट बदल रही है, तो इसमें भी ऑर्डर मैटर कर रहा है। दैट्स वाई वो सवाल एनपीआर का होगा, यानी परमुटेशन का होगा। अगर चीजों के बदलने से, उनको आगे पीछे अरेंज बदलने से, चेंज करने से अरेंजमेंट पर फर्क पड़ रहा हो, उस तरतीब पर, पहले वाली तरतीब और बाद वाली तरतीब में फर्क पड़ रहा हो, फर्क पड़ जाए, तो वो सवाल एनपीआर का होएगा, एनसीआर का नहीं। और इधर किन चीजों में फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आऊंगा कमेटीज पर, टीम पर, फिर मैं इनका और इनका कंपैरिजन करूंगा। फर्क नहीं पड़ेगा उधर कमेटियों में बंदों के बदलने से, ग्रुप्स में बंदों के बदलने से ग्रुप सेम ही रहेगा, ग्रुप सेम ही रहेगा, तो वो सवाल एनसीआर का होगा। ये इस तरह के जो सवाल होंगे। बहरहाल आगे आए, परमुटेशन ऑफ सेम थिंग्स, यानी उसमें कोई चीजें एक ही तरह की पड़ी हैं। जैसे याद करें, ये लफ्ज था पाक पतन। अब इसमें टोटल कितने लेटर हैं? 3 3 6 और 2 8 लेटर हैं। तो इन 8 लेटर्स के साथ, इस लफ्ज के साथ, इस वर्ड के साथ और कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो उसमें याद करें, मैंने ये चीज बताई थी कि टोटल चीजों का फैक्टोरियल, नीचे जो चीजें रिपीट हो रही हैं, पी रिपीट 2 टाइम, ए रिपीट 3 टाइम, टी रिपीट 2 टाइम, तो इसमें उन चीजों के साथ फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका जवाब होगा, ये याद करें मैंने 6.2 में ये चीज बताई थी, तो इसका जवाब होगा 3 3 6 और 2 8, 8 फैक्टोरियल, ये गिन 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, P repeat 2 time, A repeat 2 time and T repeat 2 time, साथ 2 फैक्टोरियल। तो परमुटेशन ऑफ सेम थिंग या लाइक थिंग्स का इस तरह का ये सवाल भी परमुटेशन के ही होंगे। एनपीआर से रिलेटेड ये चीजें होंगी, लेकिन इस पे ये वाला फार्मूला लगेगा, ये सवाल परमुटेशन का होगा। एंड पे बेटा सर्कुलर परमुटेशन, यानी बंदों को सर्कल में बिठाया गया है, तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी वो सर्कुलर परमुटेशन की होगी। और इसमें फिर मैंने आपको बीड्स के, नेकलेसेस के, की चेन के, की रिंग्स के भी चीजें पढ़ाई हैं। 6.2 एक्सरसाइज के अंदर सारे इससे रिलेटेड सवाल हैं।
6.2 एक्सरसाइज के अंदर सारी इन बातों से रिलेटेड सवाल हैं। यानी आप 6.3 निकालें तो उसके अंदर कोई आपको डिजिट वाला सवाल नहीं मिलेगा। 6.3 के अंदर कोई आपको लेटर्स वाला सवाल नहीं मिलेगा। 6.3 के अंदर कोई आपको फ्लैग्स वाला सवाल नहीं मिलेगा। 6.3 के अंदर किस तरह के सवाल होंगे वो मैं बताता हूं, लेकिन जो मैंने अभी बातें की हैं वो सारे सवाल इस तरह के 6.2 एक्सरसाइज में होंगे। एक और बच्चों टिपिकल किस्म का सवाल आता है अक्सर एमसीक्यू लेवल का, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में होता है कि एक आदमी है, लेट आमिर इनवाइट्स 5 वुमेन एंड 5 मेन, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इन रो वाइज, या इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड ऑन चेयर्स। अब सर्कुलर फॉर्म का जिक्र नहीं है तो रो वाइज है, तो उसमें फिर हम क्या लिखते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू जितनी मेन हैं और जितने वुमेन हैं उनका फैक्टोरियल उनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मसलन इसी सवाल को यूं वो दे दे, आमिर इनवाइट 5 मेन एंड 4 वुमेन, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड अराउंड अ टेबल, तो फिर उनको हम इस तरह से n-1 फैक्टोरियल की फॉर्म में करते हैं। ये इस तरह के सवाल आपकी बुक में 6.2 एक्सरसाइज में है। अराउंड अ टेबल में फिर हम उसमें एक लेस करते हैं, बट अगर रो वाइज बैठे तो फिर उसमें हम लेस नहीं करते, या मैन में से किसी एक को फिक्स कर लेते हैं या वुमेन में से किसी एक को फिक्स कर लेते हैं अगर सर्कुलर फॉर्म में बैठना है। लेकिन अगर रो वाइज में बैठना है, बेंच में बैठना है, ऐसे सीधे रो वाइज में बैठना है, तो फिर हम जस्ट 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जितने मेन और जितने वुमेन हैं उनके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन सर्कुलर फॉर्म में जितने मेन हैं या जितने वुमेन हैं उनमें से किसी एक की पोजीशन को फिक्स करना होता है, किसी एक को माइनस कर लिया करते हैं। वो इस तरह के सवाल आप देखें 6.2 एक्सरसाइज में पढ़े हैं। तो इस तरह का कोई टिपिकल ये भी सवाल था, हो सकता है, तो उसमें फिर मैंने बता दिया कि वो सवाल जो है वो भी आपका परमुटेशन का सवाल होगा, क्योंकि बंदों को आगे पीछे बदलने से सीट्स की अरेंजमेंट पे असर पड़ गया, फर्क पड़ गया, तो वो सवाल एनसीआर का नहीं होगा, वो सवाल भी एनपीआर का होगा। आए अब वो सवाल जो एनसीआर के होंगे वो सर कैसे होते हैं। तो नंबर 1, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद ज्योमेट्री। मतलब ज्योमेट्री से क्या मुराद, तमाम ऐसे सवाल जिनमें आपको ऐसे कहा जाए कि जी 5 वर्टिसेस हैं तो उनसे कितनी ट्राइंगल्स बनाई जा सकती हैं, 5C3, क्योंकि फॉर अ ट्राइंगल वी सेलेक्ट 3 वर्टिसेस ईच टाइम। आपको ट्राइंगल बनानी है तो 5 वर्टिसेस में से हर बार आप 3 वर्टिसेस को सिलेक्ट करके ट्राइंगल बनाएंगे। ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो वो एनसीआर का होगा, क्योंकि ट्राइंगल्स में अभी मैंने बताया कि जिस पॉइंट को जब किसी से मर्जी एसोसिएट करें, अटैच करें और जो मर्जी नाम रखें, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। फिर इसी तरह के क्वाड्रिलेटरल्स के सवाल हों, रेक्टेंगल्स हों, पैरेललोग्राम्स बनानी हो, आपको कहता है उसमें 10 पॉइंट्स हैं, फर्ज कर लो 10 वर्टिसेस हैं, कहता है आपको कि 10 पॉइंट्स हैं, 10 वर्टिसेस हैं, तो उससे क्वाड्रिलेटरल कितनी बनेगी, 10C4। हर बार आपको 4 वर्टिसेस सेलेक्ट करने हैं, 10C4। सिलेक्शन की बात होएगी तो वो बेटा एनसीआर का सवाल होगा। 10 पॉइंट्स हैं, पेंटागन कितनी बनाई जा सकती है उन 10 में से, 10C5। हर बार पेंटागन के लिए 5, P से 5, P से पेंटागन। हेक्सागन 6, 10C6। कोई भी इस तरह के सवाल होंगे तो वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे तो वो एनसीआर के प्रॉब्लम्स होंगे। फर्दर ज्योमेट्री में लाइंस के सवाल हो सकते हैं, 10 वर्टिसेस हैं, 10 पॉइंट्स हैं, उनसे लाइंस कितनी बनती हैं, ऐसा सवाल मैं एक्सरसाइज में आएगा 6.3 में, तो मैं उधर डिटेल में कराऊंगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ इस तरह के सवालात की निशानदही कर रहा हूं। वो सवाल सारे एनसीआर के होंगे जो साइड से रिलेटेड होंगे, जो डायगोनल से रिलेटेड होंगे। डायगोनल्स क्या होती हैं, साइड्स क्या होती हैं, लाइंस क्या होती हैं, मैं बताऊंगा। फिर वो कहता है सर्कल्स पर इस तरह के पॉइंट्स ले लिए तो उसके अंदर कितने डायामीटर बनाए जा सकते हैं, कितनी इस तरह की चीजें हैं, तो वो भी सवाल जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, वो भी एनसीआर का होगा। ऐसे सवाल पढ़े हैं 6.3 एक्सरसाइज में जो एनसीआर के।
अच्छा, कोई भी सवाल जो कमेटी से रिलेटेड होगा, कमेटियां कितनी बनाई जा सकती हैं, 10 बंदे हैं, हर बार 4-4 बंदों की कमेटियां बनानी है, तो कमेटियां कितनी बनती हैं, तो ये कमेटी से रिलेटेड सवाल। सर कमेटियों में आर्डर क्यों नहीं मैटर करता, मैं आपको एक सिंपल सी इसकी जुगाड़ देता हूं। ये हमारे तरफ इस तरह का है, ट्रेंड है कि टीचर्स लोग कमेटियां बनाते हैं। तो पिछले दिनों एक भाई की कमेटी निकली, लेकिन दूसरे भाई ने बाइक लेना था। कमेटी निकली थी एक्स बंदे की, वाई बंदे ने उसको जाके कहा कि भाई मेरी छठी कमेटी है, तेरी पहली निकली है, मैंने बाइक लेना है, आप बराए मेहरबानी ये कमेटी मुझे दे दें, आप प्लीज छठी ले लें। उसने कहा चल यार तू कमेटी तुमने लेना है बाइक, ये मेरी कमेटी, ऑर्डर डज नॉट मैटर। दूसरी मेरी निकली है, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने गाड़ी लेनी है बलोच साहब, ये सेकंड वाली कमेटी मुझे दे दो, थर्ड वाली अगले महीने मेरी कमेटी निकली है, वो तुम ले लो, ऑर्डर डज नॉट मैटर, अगर मैं चाहूं दे दूं, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डिफरेंट बंदों की 3-3 की, 2-2 की, 4-4 की कमेटियां बनानी है, उससे भी ऑर्डर, जस्ट आपने 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं 10 में से, कुछ भी नहीं है, जिसको पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसको बाद में सेलेक्ट कर रहे हैं, मैंने 10 बंदों में से 4 बंदे सेलेक्ट किए, साइड पर खड़े कर दिए, ये एक कमेटी। फिर मैंने 10 में से कोई और 4, तो ये जो मैंने 4 सेलेक्ट किए हैं, इनमें ये बात मैटर नहीं कर रही कि पहले किसको सेलेक्ट किया और बाद में किसको, बस 4 बंदों को लाके मैंने खड़ा कर दिया 10 में से, कमेटी एक बन गई। फिर कोई और 4 खड़े कर दिए, 10 में से दूसरी कमेटी बन गई। तो इस तरह से कमेटियों में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इस तरह से समझ लें, या जो मैंने एक थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी इस तरह से समझ लें, कमेटीज में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो कमेटीज के सवाल जो होंगे वो एनसीआर से रिलेटेड होंगे। कमेटीज की बजाय कभी कभी कहता है 4-4 बंदों के ग्रुप्स बनाने हैं, तो वो भी सवाल एनसीआर का होगा। कमेटीज या ग्रुप एक ही बात है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद टीम्स, क्रिकेट टीम है, उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो आपने देखा कभी कभी शाहिद अफरीदी साहब को ओपनर भेजा जा रहा है, कभी कभी तीसरे नंबर पर भेजा जा रहा है। बाबर आजम को देख लें, कभी कभी उसको ओपनिंग पे भेज देते हैं, कभी कभी दूसरी पोजीशन पे भेज देते हैं। यानी क्रिकेट की टीम में कैप्टन सिचुएशन को देखते हुए ऑर्डर को बदल सकता है, बंदों की तरतीब को बदल सकता है कि दूसरे नंबर पे किसको भेजना है, तीसरे को किसको भेजना है। सिचुएशन चेंज हो गई है, जल्दी प्लेयर्स आउट हो गए हैं, तो फिर वो किसी ऐसे बंदे को भेजेगा जो विकेट को रोकेगा, जो थोड़ी देर के लिए आउट होने वाली तरतीब को रोक लेगा, आउट होने वाली स्पीड को रोक लेगा। और फर्ज कर लो शुरू वाले ओवर में पहले ओपनर्स ने बहुत ही अच्छा खेल दिया है, तो उन्होंने अच्छा स्कोर बना लिया, अब वो जो हिटर है उसको भेज रहा है, हालांकि उसको 8वें नंबर पे भेजना था, वो कहता नहीं अब मैं इसको भेजता हूँ, पीछे ओवर थोड़े रह गए हैं, ये हिट्स लगाएगा और ज्यादा स्कोर बनेगा। तो तरतीब बदलने से टीम पर असर या फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली फुटबॉल की टीम है, कभी कभी आपने देखा होगा कि गोलकीपर खुद वो गोल वाली डी से निकलकर उधर दूसरी साइड पे गोल करके आ जाता है। तरतीब बदलने से टीम पर फर्क तो नहीं पड़ा। फुल बैक जो है फुटबॉल की टीम का, वो खूब कभी कभी आगे जाके गोल करके आता है, तो वो जहां मर्जी खड़ा हो जाए, टीम पर असर या फर्क नहीं पड़ता। तो प्लेयर्स को आगे पीछे चेंज करने से टीम्स पर फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर मैटर नहीं होता। दैट्स वाई टीम्स के जितने भी सवाल होंगे वो एनसीआर के होंगे, वो एनपीआर के नहीं होंगे, क्योंकि उधर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। ऑर्डर जहां मैटर करेगा वो सवाल एनपीआर के होंगे। आपको यकीनन अब मजा आ रहा होगा कि सर बलोच ने वाकई कंसेप्ट क्लियर कर दिया। 6.2 और 6.3 अब आप देखना बुक, सवाल को देखते साथ पता चल जाएगा कि ओहो हुण ते चस आ गई, हुण ते मजा आ गया, सर ने ते बड़ा ही आसान कर दिते सवाल। आए प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद नंबर्स ऑफ हैंडशेक, आदमी सलाम लेते हैं, एक कमरे में 10 आदमी हैं, हर बंदा दूसरे बंदे से सलाम ले रहा है या उसको मिल रहा है, तो कितने तरीके होंगे हैंडशेक के। इस तरह के बेटा जो भी सवाल होगा वो एनसीआर को, कोई तरतीब मैटर नहीं करती, जिसने जिसके साथ सलाम लिया नो मैटर।
तो इसमें जो है हैंड शेक के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो एनसीआर के होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेटर्स एंड पोस्ट बॉक्सेस, यानी लेटर्स वो जो खत डालते हैं आप, मैं उन लेटर्स की बात कर, लेटर्स एंड पोस्ट बॉक्सेस से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे इस पूरी एक बात से, ये एक बात है। मसलन आपकी बुक में जो रिव्यू एक्सरसाइज है 6.3 के बाद जो एंड पे आ रही है, उसका जो पहले सवाल का 10 ऑब्जेक्टिव है, आप खोलें अपनी बुक्स को, 185 पेज है, क्वेश्चन 1 का 10 ऑब्जेक्टिव है। The number of ways in which our letters can be posted in letterbox in an letterbox in a town। तो बच्चों इसका पीछे बुक में आंसर गलत है। हाँ मैं कह रहा हूं, आप देख लें, मेरी बात अभी सुने। बुक में जो पीछे आंसर दिया गया सी ऑप्शन कहा जा रहा है वो गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। हां, और वजह भी बताने लगा हूं, जरा गौर से सुनना। लेटर बॉक्स नीचे होता है, जुगाड़ है। लेटर बॉक्स नीचे है और लेटर आप ऊपर से डाल रहे हैं। आप जाए ना जीपीओ के बाहर, अक्सर जीपीओस के बाहर, अब तो पता नहीं वो रिवाज खत्म हो गया, रेड कलर का लेटर बॉक्स है और लेटर आपने डालना है, ठीक है। आप लेटर उसमें लेटर बॉक्स में डालने लगे। अब तो बच्चों मोबाइल्स का दौर आ गया है, मैसेजेस और व्हाट्सएप का दौर आ गया है, तो लोग मोबाइल से मैसेजेस भेजते हैं। फर्ज कर लो ये जो कमिंग ईद है, मैं अपने किसी दोस्त को ईद कार्ड भेजने लगा हूं। ईद कार्ड, पुराने वक्तों में ईद कार्ड्स होते थे, अभी भी अवेलेबल हैं। तो मैंने इसमें ईद कार्ड रख के इस एनवेल्प में ऊपर अपने दोस्त का नाम लिखकर मैंने भेज दिया। अब ये लेटर बॉक्स है और ये मेरा लेटर है, ईद कार्ड है, मैंने लेटर बॉक्स में भेजना है। लेटर बॉक्स के अंदर मैंने ये ईद कार्ड लेटर को डाल दिया। तो लेटर बॉक्स नीचे है, पोस्ट बॉक्स नीचे है और लेटर ऊपर है। मैंने ट्रिक एक बता रहा हूं जो मेरा मकसद है। लेटर ऊपर से हम डाल रहे हैं लेटर बॉक्स में, तो लेटर्स की तादाद ऊपर होएगी और बॉक्सेस की तादाद नीचे होएगी। मसलन सवाल यूं होता है कि 4 लेटर बॉक्सेस हैं और एक बंदे के पास 5 लेटर्स हैं, वो इन 4 लेटर बॉक्स में 5 लेटर्स को कितने वेज में पोस्ट कर सकता है, डाल सकता है। तो आए 5 लेटर बॉक्स हैं, वो पहले लेटर बॉक्स में ही 5 के 5 डाल दे, वो दूसरे लेटर बॉक्स में 5 के डाल दे, लेकिन वो पहले बॉक्स में एक लेटर डालता है, दूसरे में एक डालता है, तीसरे में एक डालता है, चौथे में एक डालता है, 5वें में डालता है नहीं, 4 उसके पास लेटर्स हैं। तो इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो उसके लिए ये जुगाड़ है। लेटर हम ऊपर से डालते हैं, लेटर बॉक्स नीचे है, तो लेटर्स की तादाद ऊपर, ये लेटर बॉक्स है, ये मैंने लेटर बॉक्स बनाया, लेटर बॉक्स नीचे, लेटर ऊपर, लेटर की तादाद ऊपर। तो यही है नंबर ऑफ लेटर बॉक्सेस, ये बॉक्सेस होना चाहिए, नंबर ऑफ लेटर बॉक्स होल पावर नंबर ऑफ लेटर्स, जितने लेटर्स होंगे वो ऊपर पावर में और लेटर बॉक्स जितने होंगे वो बेस में। तो बेटा आपकी बुक में ये गलती है। गलती ये है कि जरा देखना पार्ट 10, पहले क्वेश्चन का पार्ट 10 पेज 185 रिव्यू एक्सरसाइज, इसमें द नंबर ऑफ वेज इन विच आर लेटर्स, अब लेटर्स हैं आर, कैन बी पोस्टेड इन एन लेटर बॉक्स, तो एन लेटर बॉक्स है तो एन बेस में होना चाहिए और लेटर्स की तादाद को पावर में होना चाहिए। तो लेटर्स की तादाद है यहां आर, आर को पावर में होना चाहिए और बेस में एन होना चाहिए। तो वो ऑप्शन डी बन रहा है, चेक कर लें। आपकी बुक में सी को टिक किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है, वो गलत है।
तो जो चीज ऊपर है ना वो पावर में रखनी है, जो चीज नीचे है वो बेस में रखनी है। मिसाल के तौर पर कोई भी इस तरह का सवाल आ जाए जिसमें रिंग्स और फिंगर्स की स्टोरी इकट्ठी है, रिंग्स और फिंगर्स की स्टोरी इकट्ठी है, ये बच्चों एक ही चीज होएगी, एक ही सवाल के अंदर होगा। मसलन सवाल यूं है कि एक बंदे के पास 5 रिंग्स हैं, उसने इन 3 उंगलियों में उन रिंग्स को डालना है, तो कितने वेज में डाल सकता है? 5 रिंग्स हैं और उसने इन 3 उंगलियों में रिंग्स डालनी है, ये छोटे वाली उंगली या अंगूठे में नहीं डालनी। क्वेश्चन है, टोटल 5 रिंग्स हैं, वो इन 3 उंगलियों में कितने वेज में डालेगा? पहली 3 उंगलियों में, या 5 रिंग्स हैं और 4 उंगलियों में डालता है, अंगूठे में नहीं डालता, तो फिंगर नीचे रिंग्स ऊपर। टोटका जुगाड़ है, फिंगर। मैंने कहा था मेरा लेक्चर सुन के आपको इंशाल्लाह यूनिक बातें। तो फिंगर नीचे रिंग्स ऊपर, वो सारी की सारी रिंग्स इस फिंगर में डाल दे, पांचों की पांचों रिंग्स इसमें डाल दे, या पहली में 2 डाले, इसमें 1 डाले, इसमें 1 डाले, इसमें ना डाले, जैसे मन। सारी की सारी रिंग्स इसमें डाल दे, इसमें 2 डाले, इसमें 1 डाले। इस तरह का कोई भी सवाल हो कि नंबर ऑफ रिंग्स एंड नंबर ऑफ फिंगर्स, तो वो सवाल जो होगा बेटा वो एनसीआर का होगा। उसके लिए ये फार्मूला है, क्या? नंबर ऑफ फिंगर्स, बेस में फिंगर, जो चीज नीचे है और जो ऊपर से डाल रहा है। जैसे अभी मैंने कहा कि वो लेटर्स डाल रहा है बंदा, तो वो फिर जो है लेटर ऊपर होंगे। अब रिंग्स ऊपर से डाल रही है, इट मीन बेस में फिंगर्स, पावर में रिंग्स, जो चीज ऊपर से आ रही है। आप चेक कर लो बेटा, मैं जो बात कर रहा हूं ना बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। आप गूगल पे सर्च कर लो, ये इंशाल्लाह आपको टोटके मिलेंगे, लेकिन शायद बलोच ने आपके लिए इकट्ठे किए हैं बेटा। कैंडिडेट से रिलेटेड और वोट से रिलेटेड आ जाए सवाल, कैंडिडेट्स एंड वोट्स, यानी एक कोई हलका है, उसमें इतने कैंडिडेट्स हैं और इतने वहां पे वोटर्स हैं, तो वो कितने वेज में वोट्स डाल सकते हैं, वोटर्स कितने वेज में उसको वोट दे सकते हैं। तो कैंडिडेट्स हैं, फर्ज कर लो 3 और 1000 हैं वोटर्स, तो ये इस तरह से वो कोई कंडीशन होगी ना, इस तरह का कोई भी सवाल होगा, तो उसमें कैंडिडेट्स बेस में, वोटर्स पावर में, वोट या वोटर्स पावर में। तो ये बेटा इस तरह के जितने भी सवाल होंगे एनसीआर या एनपीआर के, आपको मैंने एक खास कंपैरिजन के साथ, एक खास टेबल के साथ दोनों का जो है मैंने कंपैरिजन दे दिया। आखिरी बात ये है कि जब भी हम चीजों की सिर्फ सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन कर लिया, कमेटीज है ना, उसमें से बंदे हैं ना 10, तो उसमें से 4 की कमेटियां करनी, जस्ट सिलेक्शन है। लेकिन सिलेक्शन करके उनकी आगे अरेंजमेंट बनाना, वो सवाल परमुटेशन के होंगे। तो आओ देख लो इस सवाल को, इसमें जस्ट सिलेक्शन है, चूज करने, 10 में से 6 बंदे चूज करने हैं। ये सवाल एनसीआर का होगा, एनसीआर का, एनपीआर का नहीं। जस्ट सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं है, चूज करने हैं, पिक करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, जस्ट। तो ये सवाल होगा 10C6। आप अपनी बुक का पेज 182 निकालें, 10C6 इसका जवाब होगा, 10P6 नहीं होगा, 10C6 होगा। क्यों? सिर्फ सिलेक्शन है, सिर्फ सिलेक्शन है। और ये सवाल अभी मैं प्रॉपरली कराने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.3, ये इंशाल्लाह मेरा अगला जो लेक्चर होगा उसमें आप देखिएगा 6.3 के। अब जब भी कोई सवाल मैं कराऊंगा तो वो इस टेबल में से होंगे, इस कॉलम में से, देख लेना। तो आप इंशाल्लाह लेक्चर सुना है आपने, अब आप बच्चों खुद कर लो फैसला।